everyone, I welcome you all Manisha Upadhyay YouTube channel. In this video, we are going to discuss about chapter number 1st of social science, that is socialism in Europe and Russian Revolution. बच्चों के मन में हमेशा डाउट रहता है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। ये चैप्टर हमेशा हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को इजीली मैनर में समझने की। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे चैप्टर के नेम को। ठीक है, तो चैप्टर का जो नेम है वो दो पार्ट्स में है। उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। जब आप अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो ये चैप्टर का नाम जो है आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको इसी अप्रोच से पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच से, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। इसको क्लियर करने के लिए हमने इस चैप्टर का जो नेम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज सोशलिज्म इन यूरोप, और उसके बाद हम पढ़ेंगे किस तरह से वहां पर रशियन रेवोल्यूशन आया। इसलिए आप इस चैप्टर को अगर दो इंटीग्रेटेड अप्रोच में, अलग अप्रोच में पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं चैप्टर का नेम। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं हमने इस चैप्टर का जो नेम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि सोशलिज्म क्या होता है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ टर्म्स के बारे में हमेशा पढ़ा होगा, जैसे सोशलिज्म, नेशनलिज्म, लिबरलिज्म। लेकिन कई बार हमारे दिमाग में क्या आता है कि हमारे मन में इन टर्म्स के रिगार्डिंग कुछ कंफ्यूजन बन जाती है। सबसे पहले हम इन कंफ्यूजन को दूर करेंगे। आप एक बात आपने हमेशा नोटिस करी होगी, चाहे हम बात करें सोशलिज्म की, चाहे हम बात करें लिबरलिज्म की, और चाहे हम एक और वर्ड यूज करें नेशनलिज्म, आप इनमें एक चीज हमेशा कॉमन देख सकते हैं, दैट इज इज्म। ये टर्म आपको हमेशा देखने को मिलेगी, चाहे आप नेशनलिज्म की बात करें, लिबरलिज्म की बात करें, ठीक है, किसी भी फिलोसफी की बात करें, आपको एक टर्म हमेशा देखने के लिए मिलेगी, लास्ट में होता है लिखा हुआ आई एज इन। तो पहले हम इस फिलोसफी को समझने की कोशिश करेंगे कि इस फिलोसफी का मतलब क्या है। जैसे हमारे जो चैप्टर है उसकी जो टर्म है सोशलिज्म, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक सोशल और एक इज्म। दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। तो जो वर्ड है, पहला वर्ड है सोशल। सोशल वर्ड आप जानते हो क्या होता है कि आप समाज के लिए बात कर रहे हो, आप सोशल वेलफेयर के लिए बात कर रहे हो, आप सोसाइटी के लिए इंडिविजुअल सेक्शन की वेलफेयर की बात कर रहे हो समाज के अंदर। इज्म जो वर्ड है, जो दूसरा जो वर्ड है, इसका मतलब होता है आइडियोलॉजी, यानी विचारधारा, आपके बिलीव्स, आपके व्यूज। ठीक है, यानी आप किस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, आप कौन सी विचारधारा में बिलीव करते हैं। तो सोशलिज्म क्या है, सोशल प्लस इज्म, यानी सोशल हो गया कि समाज के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, और इज्म मतलब आइडियोलॉजी, यानी आपकी एक ऐसी आइडियोलॉजी कि आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहते हैं। आई होप ये टर्म आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। नाउ मूव फॉरवर्ड। तो देखिए, ये जो चैप्टर है उसका टर्म हमने समझ लिया कि यूरोप के अंदर सोशलिज्म आया। जो दूसरी टर्म है दैट इज रशियन रेवोल्यूशन। लेकिन सबसे पहले आपको सोशलिज्म इन यूरोप का जो कंटेंट है वो क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आप रशियन रेवोल्यूशन पे जा सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि रशिया के अंदर किस तरह से सोशलिज्म आया, यानी यूरोप के अंदर सोशलिज्म का जो पैटर्न है वो किस तरह से आया। ठीक है, और कौन कौन सी आइडियोलॉजी की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर मेनली तीन आइडियोलॉजी की बात की है, एक है लिबरल, एक है रेडिकल और एक है कंजर्वेटिव। इन तीन विचारधाराओं के बारे में हमें जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, हम जानेंगे वो प्रोसेस कि सोशलिज्म किस तरह से आया। ठीक है, लेकिन उस कंसेप्ट तक पहुंचने से पहले हमें तीन आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा, लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। लेकिन ये तीन आइडियोलॉजी होती क्या है, इनको अब हम ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिबरल की, कि जो लिबरल है वो आइडियोलॉजी क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे आपकी रेडिकल की, ठीक है, और फिर डिस्कस करेंगे आपकी कंजर्वेटिव की। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन इनमें से जरूर मिलेगा कि लिबरल क्या होता है। तो पहले हम लिबरलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, देखिए उस टाइम पर तीन तरह की थिंकिंग के लोग थे। जो सोसाइटी थी यूरोप के अंदर, उस टाइम पर तीन तरह की सोसाइटी के लोग थे, तीन तरह की थिंकिंग थी उनकी। एक कुछ लोग ऐसे थे जो लिबरल थे, कुछ ऐसे लोग थे जो रेडिकल थे, और कुछ ऐसे लोग थे कंजर्वेटिव थे। तो लिबरल्स की बात करते हैं कि लिबरल कौन है। अच्छा ठीक है, आपने बहुत बार अपने फ्रेंड्स के थ्रू एक शब्द सुनता हुआ मिला होगा जो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स के लिए यूज करते हैं, कि बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड की जो फैमिली है वो काफी लिबरल है। ठीक है, एक ऐसा टर्म जो हमेशा यूज करते हैं, आपने सुना होगा हमेशा कहते हुए कि यार तो आपकी जो फैमिली है वो काफी लिबरल है। तो मतलब क्या है, लिबरल का मतलब खुले विचारों की है।
तो आपको एक टर्म से आप कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिबरल का मतलब यानी जो एक ऐसा पर्सन जो काफी ओपन माइंडेड हो, ठीक है, वो खुले विचारों की बात कर रहा हो, वो हो गया लिबरल। अब देखते हैं इसकी फिलोसफी है वो किस चीज पे बात करते हैं, यानी किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं। पहले तो लिबरल बात करते हैं टॉलरेट ऑल रिलीजन, टॉलरेट ऑल रिलीजन। तो जो लिबरल्स होते हैं वो ये बात करते हैं सोसाइटी के अंदर कि आप सभी धर्म को एक साथ लेकर चलिए, सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दीजिए, सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट कीजिए, ये होता है लिबरल्स। तो उस टाइम की जो सोसाइटी के अंदर जो लोग थे वो 3 पार्ट्स में थे, लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। तो जो लिबरल थे उनकी डिमांड थी कि सोसाइटी के अंदर जो सभी रिलीजन है उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है, उनको जो है इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है, यानी कोई भी रिलीजन का पर्सन हो आप उसको इक्वली ट्रीट करेंगे। ये एक पहली थिंकिंग थी लिबरल लोगों की। सेकंड थिंकिंग इसमें और क्या थी आपकी, दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, यानी एक इंडिविजुअल पर्सन के राइट के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन की राइट के बारे में बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जो लिबरल्स हैं वो कौन है, हाई मिडिल क्लास, ये हाई मिडिल क्लास पर्सन है सोसाइटी के, ठीक है। तो दे किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, जो एक पर्सन है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, उसके हक की, उसके राइट को हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उसकी बात करते हैं लिबरल्स, ठीक है। अब आते हैं आगे, ये और किस चीज के बारे में बात करते हैं, ये चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो, यानी ये किस तरह की बात करते हैं, दे वांट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सॉरी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इस तरह की गवर्नमेंट की ये बात करते हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ने के बाद में आपको लग रहा होगा कि लिबरल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और आपको ये लग रहा होगा कि ये डेमोक्रेसी जैसी चीजों की बात करते हैं, लेकिन क्लास आप ध्यान से सुनिएगा, इनको हम डेमोक्रेट्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। लिबरल्स आर नॉट डेमोक्रेट्स, इनको हम डेमोक्रेट्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। डेमोक्रेट्स इनको हम क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात नहीं करते, ये दे डोंट टॉक अबाउट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी ये इक्वल वोट इक्वल राइट की बात नहीं करते, ठीक है। जो कंसेप्ट है ना वोट का, उसकी बात नहीं करते, राइट टू वोट इक्वली की, उसकी बात नहीं करते। अब एक बार आप समझेंगे इसको, लिबरल वो पर्सन होते हैं सोसाइटी के अंदर हमेशा जो हाई मिडिल क्लास पर्सन होते हैं, ठीक है। ये जो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जो राजा होता है, उसके खिलाफ होते हैं। ये चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल पर्सन का वेलफेयर हो, उस चीज के ऊपर ही एम्फेसाइज करते हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो रूलिंग पर्सन हो वो कोई मोनार्की फॉर्म में नहीं हो, कोई राजा नहीं हो, बल्कि जनता के द्वारा चुना गया हो, यानी जनता उसको वोट करे और उसके द्वारा जो पर्सन चुना जाएगा उसको ही हमें लीडर बनाना चाहिए या उसको ही हमें हेड बनाना चाहिए। इन दोनों पॉइंट को सुनकर आपके मन में ये आया होगा श्योरली कि ये डेमोक्रेटिक वाली बात करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, एक कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट हम यहाँ पर यूज करेंगे, दीज आर नॉट कंसिडर एज डेमोक्रेट, हम इनको डेमोक्रेट्स नहीं कहेंगे। अब आप सोचोगे कि हम इनको डेमोक्रेट्स क्यों नहीं कहेंगे, इनको हम डेमोक्रेट्स इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात नहीं करते, यानी ये चाहते हैं, ठीक है, ये चाहते हैं कि जो पर्सन हो जिसको हम इलेक्ट करें वो वोट के द्वारा हो, उसको हम वोट करें, लेकिन ये चाहते हैं कि वोटिंग प्रोसीजर में केवल सोसाइटी के अंदर जो मेल पर्सन है, जो मेन है, ठीक है, जो मेल सेक्शन है, केवल वही वोट के अंदर पार्टिसिपेट करे, यानी समाज के अंदर जो वोटिंग प्रोसीजर है वो केवल मेल पर्सन के पास होना चाहिए, फीमेल के पास में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात नहीं करते। दूसरी बात, मेल सेक्शन में भी वो पर्सन वोट करेंगे जिनके पास में प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, केवल वही पर्सन जो है वोट करेंगे। तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि लिबरल्स आर नॉट कंसिडर एज डेमोक्रेट बिकॉज दे डोंट सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज,
ये इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते। ये नहीं चाहते कि जो विमेन्स है वो राइट टू वोट का यूज करे। ये नहीं चाहते एक जो गरीब व्यक्ति है वो वोट करे। ये चाहते हैं कि जो मैन सेक्शन है, जो मेल सेक्शन है सोसाइटी का, उसके अंदर भी केवल वही वोट के अंदर पार्टिसिपेट करे जिसके पास में प्रॉपर्टी है, जिसके पास में ज्यादा पैसा है, केवल वही वोट करे। तो ये है थिंकिंग लिबरल्स की। आपसे श्योर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि लिबरल आइडियोलॉजी क्या है। तो इसके साथ में आपकी जो लिबरल आइडियोलॉजी है मेरे ख्याल से वो आपको समझ में आ गई होगी। नाउ मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करेंगे लिबरल के बाद में रेडिकल्स की, कि जो रेडिकल्स हैं वो क्या होते हैं, यानी जो रेडिकल थिंकिंग है वो किस चीज को सपोर्ट करती है, रेडिकल थिंकिंग क्या होती है। रेडिकल थिंकिंग के बाद में हम बात करेंगे कंजर्वेटिव की। इन तीनों आइडियोलॉजी को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको नहीं समझेंगे तो चैप्टर की बिगिनिंग, चैप्टर का जो बेस है वो समझ में नहीं आएगा। तो रेडिकल की बात करते हैं कि रेडिकल क्या होते हैं, ये किसके होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लिबरल है वो हाई मिडिल क्लास होते हैं, तो जो आपके रेडिकल हैं वो होते हैं लोअर मिडिल क्लास। ठीक है, ये लोअर मिडिल क्लास पर्सन होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इन लोगों की जो सोच होती है वो किस तरह की होती है, लिबरल रेडिकल की। ये चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो। ठीक है, ये गवर्नमेंट को फॉर्म करने के कंसेप्ट को बिलीव करते हैं। प्लस ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट करते हैं। ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट करते हैं। प्लस आपके एनसीईआरटी के अंदर आपको एक वर्ड और देखने को मिलेगा, दैट इज सफरेट। इसका मतलब ये है कि उस टाइम के अंदर विमेन को राइट टू वोट का जो है हक नहीं था। तो जो रेडिकल थे वो सपोर्ट करते थे कि नहीं, अगर हम इलेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो हमें विमेन्स को भी राइट टू वोट देना चाहिए। तो वो हमेशा सपोर्ट करते थे, ये जो राइट टू वोट है विमेन्स के लिए उसको हमेशा ये सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो ये है आपके रेडिकल, राइट टू वोट को हमेशा सपोर्ट करते थे कि सोसाइटी के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है उस तरह का जो है कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, और ये हो गया आपका रेडिकल का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कंजर्वेटिव की। कंजर्वेटिव का आपका क्या होता है। ठीक है, देखिए लिबरल्स और रेडिकल्स तो आपको मैंने बताया, लिबरल्स यानी जो हायर मिडिल क्लास है और जो रेडिकल है वो लोअर मिडिल क्लास है। ठीक है, ये आपके हो गई। लेकिन जो आपके कंजर्वेटिव है वो कौन है। कंजर्वेटिव का मतलब है वो पर्सन जो हेड है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं जो किंग है, ठीक है, जिनके हाथ में पावर है, वो होते हैं आपके कंजर्वेटिव। ठीक है, यानी जो उस टाइम की सोसाइटी के अंदर जब ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था यूरोप के अंदर, उस टाइम की सोसाइटी के अंदर जो किंग थे जिनके पास में पावर थी वो है कंजर्वेटिव। ये क्या चाहते हैं, या फिर आप इसके अंदर कह सकते हैं जो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं सोसाइटी के अंदर चेंज हो। ठीक है, बिकॉज इनको पता था कि देखिए रशियन रेवोल्यूशन से पहले आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन आ चुका था। ठीक है ना, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या था कि जितनी भी मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो सारी ओवरथ्रो हो चुकी थी। उन कंसेप्ट को बिलीव करते हुए जो कंजर्वेटिव पर्सन थे उन्होंने सोचा कि अगर हम अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने समाज के अंदर जो है इस कंसेप्ट को नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि हमारे को भी पावर से हटा दिया जाएगा। तो हमें जो लोगों की मन की इच्छा है कि वो चेंज चाहते हैं उसको हमें सपोर्ट करना ही होगा। लेकिन सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक आइडियोलॉजी को बिलीव किया। वो मानते थे कि सोसाइटी के अंदर चेंज हो बट उस चेंज का जो प्रोसेस है वो स्लो होना चाहिए, यानी स्लोली आप चेंज लेके आएंगे सोसाइटी में, समाज के अंदर आप चेंज लेकर आइए। ठीक है, वे ऑफ थिंकिंग में चेंज लेकर आइए, लेकिन स्लोली पर्सन में, यानी एक जो प्रोसेस है इसका चेंज का वो थोड़ा धीरे धीरे आना चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किया लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। ठीक है, क्योंकि इन सारी थ्योरीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी की। ठीक है, कि सोसाइटी के अंदर आगे क्या हुआ। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है। ठीक है, उसकी हम बात करते हैं सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया आपका 18th सेंचुरी में। इससे आने से सोसाइटी के अंदर काफी सारा चेंज आया, बहुत सारा बदलाव आया। ठीक है, देखिए इससे क्या हुआ कि जितने भी आपके मॉडर्न टाउन्स थे, ठीक है, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली टाउन्स रीजन की, वहां पर क्या होने लगा, इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने लगी। ठीक है, इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने लगी।
अब इंडस्ट्रीज में क्या होगा, अगर हम बहुत सारे फैक्ट्रीज स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज ओपन कर रहे हैं, इससे क्या होगा, तो हमें किस चीज की जरूरत होगी, वर्कर्स की। ठीक है, तो वहां यहाँ पर क्या हो, वर्कर्स को एम्प्लॉय किया गया बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी फैक्ट्रीज में। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये आगे जाकर सोसाइटी के अंदर चेंज कैसे लेके आता है। ठीक है, आपने सोचा होगा कि इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही है, इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी तो वर्कर्स को काम मिलेगा, वर्कर्स काम करेंगे तो मार्केट में पैसा आएगा, तो सोसाइटी तो चेंज हो रही है। लेकिन इससे क्या कनेक्टेड है, इसका इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस टाइम के अंदर यूरोप के अंदर बहुत बड़ा चेंज लेकर आता है। ठीक है, तो पहले जानेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था। तो ये 18th सेंचुरी में आया। बहुत सारे जितने भी आपके मॉडर्न टाउन्स थे स्पेसिफिकली, वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई। इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई तो इस मीन्स दैट कि वहां पर वर्कर्स की जो डिमांड थी वो इंक्रीज होने लगी। ठीक है, वर्कर्स की जो डिमांड थी वो इंक्रीज होने लगी, वर्कर्स को रखा गया फैक्ट्रीज के अंदर। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, जैसे जो वर्कर्स थे, ठीक है, उनका जो ड्यूरेशन था, वर्किंग आवर था, वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, वर्किंग आवर बहुत ज्यादा था, फिक्स नहीं था। आप लिख सकते हैं उसको कि वर्किंग आवर फिक्स नहीं था। ठीक है, प्लस एक फिक्स सैलरी नहीं होती, एक जो फिक्स वेज होती है, ठीक है, वो नहीं थी। और नेगेटिव पॉइंट इसका क्या था, प्रॉपर आप लिख सकते हैं लैक ऑफ सैनिटेशन, लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटी। यानी अगर हम वर्कर्स को रख रहे हैं तो इट्स मीन्स दैट कि हमको उसको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों की बहुत ज्यादा कमी थी, ना उनको प्रॉपर वेजेस मिल रहा था, उनसे बहुत ज्यादा ड्यूरेशन में काम कराया जाता था, उनको पैसे भी नहीं दिए जाते थे, और लैक ऑफ सैनिटेशन और अनफेवरेबल कंडीशन में उनसे काम करवाया जाता था। ये सारी चीजें आगे जाके मजबूर करती हैं यूरोप के अंदर रेवोल्यूशन के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सोशलिज्म जो है, जो कंसेप्ट है, वो यूरोप के अंदर कैसे आया, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका रशियन रेवोल्यूशन। लेकिन उससे पहले हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि ये जो कंसेप्ट है ये किस तरह से सोसाइटी के अंदर आगे जाकर चेंज लेके आने की बात करता है। तो आई होप जो बेसिक कंसेप्ट है चैप्टर नंबर 2 का वो आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।